आइए, आज का टॉपिक है हमारा, क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आपको टॉपिक पढ़ के ऊपर समझ में आ गया होगा कि हम बात अब किस टाइम की करने वाले हैं। 1947 की लिखा हुआ है ना, एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब सेक्टर कौन सा लिया है हमने अभी? सेक्टर बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने पहला सेक्टर कौन सा लिया? क्यों पता है? क्योंकि आपको पता है ना सबसे ज्यादा लोग किस पे डिपेंड थे, इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो हमने दी है अभी इस टाइम पे 1947 में, वो किसको दी है? एग्रीकल्चर को। तो देखते हैं आइए क्या है इसमें, कैसे बर्बाद किया गया, कैसे बर्बाद हुआ, क्या स्तर रह गया, वो सब इसमें पढ़ने वाले हैं। आओ। अंडर कॉलोनियल रूल ब्रिटिश वाज ओवरवेंगली, ओवरवेंगली का मतलब होता है जबरदस्ती, ठीक है? जबरदस्ती मीन जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई काम नहीं कर रहे हो और मैं आपसे जबरदस्ती कोई काम करवा रहा हूं, ठीक है, फोर्सफुली, पीट पाट के, उसे हम कहते हैं सेंटेंस, क्या होता है वो वर्ड? ओवरवेंगली। तो कॉलोनियल रूल के टाइम पर ब्रिटिशों ने ओवरवेंगली रूलर ऑन एग्रीकल्चर अराउंड, ठीक है, मतलब ओवरमैन जबरदस्ती किया किस पे? रूरल एरिया में, जहां पे लोग कितने लोग परसेंट थे? लोग करीब 85% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन इन ड्राइव लिवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर। जहां 85% लोग आते थे, जहां से आते थे, उन पे लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा? जबरदस्ती अपने पॉलिसीज थोपना शुरू कर दिए। इवन विद द लार्ज प्रोपोर्शन, अब इतना बड़ा परसेंटेज अगर काम कर रहा है किसी सेक्टर में तो प्रोडक्शन अच्छी होनी चाहिए ना, फिर भी प्रोडक्शन अच्छी नहीं थी। लिखा हुआ है सामने ये चीज, लिखा है इवन विद अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर द कंट्री वाज नॉट सेल्फ सफिशिएंट। कंट्री इतना भी नहीं उगाता था कि वो खुद अपने लोगों को कंजप्शन पूरी कर सके, और उस टाइम तो लोग कम थे, उस टाइम सिर्फ 30-40 करोड़ लोग होते थे। वो जमीन इतनी थी ना आज जितनी है, या कम हो गई आज वाली कम हो गई है ना, क्योंकि लोगों ने बिल्डिंग बना दी है। मतलब आज से ज्यादा जमीन हुआ करती थी फिर भी, और आज लोग कितने? 140 करोड़ लोग हैं, और उस टाइम पे सिर्फ 30 करोड़ लोग थे, और उन 30 करोड़ लोग भी, उनको भी खाना पूरा नहीं हो पाता था। तो द कंट्री वॉज नॉट सेल्फ सफिशियंट इन फूड एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडिया। देखो रॉ मटेरियल तो अलग बात है, जैसे आज गन्ना एक रॉ मटेरियल है, हाँ या ना बोलो? किसके लिए? चीनी के लिए। कॉफी बीन एक रॉ मटेरियल है, चाय के पत्ते आते हैं हरे कलर के, वो भी एक रॉ मटेरियल है, किसके लिए? है ना? तो आप ये समझो कि उस टाइम पे अपने लिए तो उग नहीं पा रहा, इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल कहां से लेके आएंगे? सबसे पहले अगर आपका जमीन है तो आप क्या उगाओगे? अपने लिए खाना उगाओगे ना, ये रॉ मटेरियल उगाओगे, है ना? तो भी सिंपल सी बात है, उस टाइम पे हमारे इंडिया में फूड और रॉ मटेरियल सफिशिएंट नहीं उग पाता था। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, यार ऐसे कैसे? आज पहले से जमीनें कम है और लोग 140 करोड़ लोग हैं, और आज हम पूरे देश खाता भी है और बाहर हम बेचते भी हैं, और उस टाइम पे सिर्फ 30 करोड़ लोगों को भी वो फुलफिल नहीं हो पाता था, और जमीन ज्यादा थी उस टाइम पे, है ना? तो ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कि ये कैसे हो गया, ये सब इसमें पढ़ने वाले हैं आगे जाके। चलिए अब बात करते हैं कि क्या रीजन था, कौन सा? ऊपर ये लिखा हुआ है कि ब्रिटिश रूल ने, ब्रिटिश जो थे उन्होंने जबरदस्ती उन 85% लोगों पर अपने पॉलिसीज थोपे, जो लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड थे? एग्रीकल्चर पे। ये है। चलिए अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हेलो, लिखा है ऊपर टॉप पे रीजन। मैंने अभी क्या बोला आपसे कि हम, हमारा जो इतना स्तर गिरा हुआ था एग्रीकल्चर का, उसके पीछे कोई तो कारण होगा, तो हम वही कारण पढ़ने जा रहे हैं और यही एग्जाम में आएगा। और सुनो, ध्यान रखना, अगर रीजन पूछे तो जितने रीजन मैं आपको बताने जाऊंगा, ये तो पहला रीजन है, सामने आया हुआ है, और भी रीजन होंगे, वो सब भी लिखना है, लेकिन इन सभी रीजन में से कोई एक रीजन भी पूछ लेता है एग्जाम में, और नाम देके पूछता है कि ये नाम है, बताओ इसमें एक्सप्लेनेशन क्या होगी। ध्यान सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। क्या है टॉपिक हमारा? नहीं, टॉपिक क्या हमारा? रीजन फॉर इंडियन एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन। ये स्टैग्नेशन वर्ड मैंने अभी शुरुआत में बताया था, क्या होता है स्टैग्नेशन? जिसकी ग्रोथ रेट रुक चुकी है या बहुत धीरे धीरे, तो एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रेट बिल्कुल रुक चुकी थी, तो उसके पीछे का क्या रीजन है, यही तो पढ़ रहे हैं, आया ना? तो चलिए, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि इतनी जमीनें ज्यादा होने के बावजूद और इतने कम लोग होने के बावजूद भी उन लोगों को सफिशिएंट नहीं हो पा रहा खाना, तो कोई तो कारण होगा। तो कारण है पहला, क्या क्या लिखा है पढ़ो? लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड
रेवेन्यू सिस्टम, इसका एक और नाम भी है जमींदारी सिस्टम। ठीक है, क्या नाम है दूसरा? जमींदारी सिस्टम। और तीसरा नाम है इसका लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड, ये सब इसके अंदर लिखा हुआ है, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अब मैं इसको पढ़ाने से पहले एक बात बताता हूं, आपको पिक्चर दिया नीचे। एक्चुअली उस टाइम पे ये हुआ करता था, जब ब्रिटिश ने अपना रूल चलाया ना, तो वो हर गांव नहीं जाते थे टैक्स लेने या रेंट लेने। तो क्या करते थे, वो 2-3 गांव, 4-5 गांव में एक जमींदार सिलेक्ट करते थे, एक जमींदार सिलेक्ट करते थे, और उन्हीं को ये काम देते थे कि तुम्हें क्या करना है, गांव के हर एक घर से टैक्स लेना है। लगान सुना है कभी? मूवी थी लगान मूवी, ठीक है, इसमें क्रिकेट खेला गया था, तो वही चीज बता रहा हूं मैं आपको। तो उसमें ये बोला गया कि जमींदारों से कि आपको क्या करना पड़ेगा, इन लोगों से टैक्सेस लेने पड़ेंगे, जिसे हम रेंट भी बोलते हैं। क्योंकि एक्चुअली ना जमीनें सारी हड़प ली गई थी, और अगर मान लो सारी जमीन गवर्नमेंट की है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, और वो तब भी तुम्हें दे रही है, तो तुमसे क्या लेगी? वो रेंट भी लेगी। तो रेंट और प्लस लगान, दोनों चीज लेने के लिए उन्होंने किसको इलेक्ट किया? जमींदार को। तो जमींदार क्या करता था, उनसे लेता था बहुत बड़े अमाउंट में, क्या पैसा नहीं, पैसे लेता था, साथ क्या लेता था? गेहूं लेता था। गेहूं जो भी उगाया तुमने, सब जो भी उगाया, उसका एक बड़ा परसेंटेज वो छीन लेता था लोगों से, और अपने पास कुछ रखकर किसको देता था? सोचो किसको देता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने देश भेजती थी एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, और ये बात सिर्फ गेहूं की नहीं है, यहां बात धान की भी होगी। चावल और धान में फर्क होता है, पता है? ठीक है, जैसे गेहूं ऐसे ही एक होता है धान, उसमें से चावल निकलता है। ऐसी लकड़ियां भी, जंगल की लकड़ियां को भी भेजा गया यहां से। ठीक है, तो देखो यही लिखा हुआ है इसके अंदर, अंडर दिस सिस्टम द जमींदार वर द ऑनर, जमींदार या तो ऑनर है किसका? जमीन का, एंड यूज टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम कल्टीवेटर्स, मतलब होता है किसान। तो कल्टीवेटर से वो क्या ले रहा है? रेंट ले रहा है या लगान ले रहा है। जमींदार वर आल्सो रिक्वायर्ड टू पे, जमींदार को भी पे करना पड़ता था एक स्पेसिफिक अमाउंट रेवेन्यू का, किसको? कॉलोनियल गवर्नमेंट, जो कौन थी उस टाइम पे? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, डिस्पाइट यूजिंग एग्रीकल्चर लैंड एज अ सोर्स। अब बताओ यहां पे कौन कौन कमा रहा है, मुझे बताओ पहले। जमींदार और, अभी दोनों कमा रहे हैं भाई। सिंपल सी बात है, आप भी सोचोगे एक बार, क्या जहां से कमाई हो रही है वो तो ग्रो करेगा, तो और कमाई होगी ना। लेकिन इन दोनों ने कुछ भी नहीं किया एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करने के लिए। तो क्या लिखा है? डिस्पाइट यूजिंग एग्रीकल्चर लैंड सोर्स ऑफ इनकम, इनको पता है कि इनकी इनकम वहां से हो रही है। नाइदर द कॉलोनियल गवर्नमेंट, ना ही कॉलोनियल गवर्नमेंट ने और ना ही जमींदार ने डिड नथिंग, कुछ भी नहीं किया टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये कारण रहा। अब मुझे बताओ, आप उस मान लो आप किसान की जगह हो, और आप जो भी उगा रहे हो उसका एक बहुत बड़ा परसेंटेज किसको दे रहे हो? जमींदार को दे रहे हो। आपके पास कम बच गया, अब उस कम बचे हुए में से अपने आप को भी गुजारा करना है, फिर ब्रिटिश वो जो सॉरी विलेज आर्टिशन को भी देना है, क्योंकि वहां से क्या आएंगे? कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लोगे वहां से, आया ना, है ना। इसलिए आपके पास पहले से ही क्या हो गया? कम पड़ गया। और जैसे ही कम पड़ेगा, क्या आप नेक्स्ट ईयर के लिए मोटिवेट हो पाओगे दोबारा उगाने के लिए? तो हर साल हमारे देश की प्रोडक्शन धीरे धीरे क्या हो गई? कम होती चली गई। उसका रीजन क्या है? बोलो। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, या लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, समझ में आ गया? दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन क्या है? ये बीच बीच में क्लिप्स आ रही हैं, स्पीकर है नहीं हम पे, इसलिए बता नहीं पा रहा हूं। कमर्शलाइजेशन ऑफ, इसका मतलब समझ में आ गया होगा तुम्हें। कमर्शलाइजेशन मतलब होता है बिजनेस करना, किसका? ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अभी बात बताओ, कमर्शलाइजेशन तो अच्छी चीज होती है, अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो कमाएगा। अब मैं बताता हूं, मान लीजिए मैं किसान हूं और मैं गेहूं चावल उगाता था आज तक, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जबरदस्ती मेरे से उगवाए क्या? कॉटन या इंडिगो। इंडिगो पता है क्या होता है? नील की खेती होती है। ठीक है, चलिए दूसरा, या कॉफी बीन या चाय, ये सब उगवाए मेरे से जबरदस्ती। क्यों उगवाए पता है? ताकि वो यहां से रॉ मटेरियल कहां भेजे? अपने देश। अब यहां पे उन्होंने मुझसे ये भी बोला कि आप उगाओ, हम आपको क्या देंगे? पैसा देंगे। ठीक है, तो यहां पर एक तो जो मेरा मन नहीं था वो मेरे से उगवाया गया, दूसरा मुझसे क्या बोल रहे हैं, क्या मिलेगा मुझे बदले में? लेकिन बिकॉज ऑफ मिडलमैन, मिडलमैन कौन है?
ऊपर से पैसा आया पर बहुत सारे नीचे सेना हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे, वो प्रॉपर पैसा किसान तक नहीं पहुंच पाता था, जिसकी वजह से उसके पास रिसोर्सेज कमी होगी, अगले साल वो फिर से प्रोडक्शन क्या करेगा, ज्यादा करेगा, कम करेगा। ऐसे ही दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन भी धीरे धीरे क्या हुई, कम हुई। तो ये है दूसरा रीजन क्या है। तो जहां आपको लग रहा है ना कमर्शलाइजेशन एक अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, पर उस टाइम पे ये चीज गलत थी, क्योंकि उनको पैसे पूरे नहीं मिल पा रहे थे बिकॉज ऑफ मिडिल मैन। आप अपने आप को रख के देखो उसकी किसान की जगह और समझ पाओगे कि हाँ। लेकिन पता है, अब मुझे बताओ, आज के टाइम पे कमर्शलाइजेशन नहीं कर रहे लोग, आज के टाइम किसान नहीं खरीद बेच रहे। बहुत पंजाब में तो मर्सिडीज के बहुत बड़े बड़े, बहुत महंगी महंगी गाड़ी लेते हैं कमर्शलाइजेशन से, मतलब बिजनेस से। किसके बिजनेस, खेती बाड़ी का। उस टाइम पे भी सही था, पर वो है कि पैसा नहीं मिला लोगों को, ठीक है। अब वही बात है ना, अगर आप मोटिवेट ही नहीं हो पा रहे ना, रिसोर्स आपके पास, क्योंकि क्या ले गया वो, टैक्स ले गया, लगान ले गया, दूसरा पैसा है वो भी पूरा नहीं आया, तो आप मोटिवेट ही नहीं हो पा रहे हो नेक्स्ट ईयर के लिए, प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। यही लिखा हुआ है क्या, बिल्कुल देखो आप क्या लिखा है। कमर्शलाइजेशन का मतलब होता है कि प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फॉर सेल इन द मार्केट रेदर देन द सेल्फ कंजप्शन। अपने छोड़ो, बेचने के लोग आ रहे हो। टू मेंटेन द कंटिन्यू चीप सप्लाई, एक सस्ती सप्लाई के लिए, इस कौन कर रहा है सप्लाई, अब कौन कर रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है अपने देश में, यहां से सप्लाई कर रही है रॉ मटेरियल। तो एक सस्ती सप्लाई के को मेंटेन करने के लिए फ्रॉम इंडिया, ठीक है, द कॉलोनियल गवर्नमेंट फोर्स इंडियन फार्मर्स को फोर्स किया गया क्या उगाने के लिए, कमर्शियल क्रॉप। एक होता है कैश क्रॉप, वही होता है कमर्शियल क्रॉप। एक होता है फूड क्रॉप। फूड क्रॉप वो होता है जो खाने के लिए उगाया जाता है, और कैश क्रॉप या कमर्शियल क्रॉप क्या होता है, जिसे बेचने के लिए उगाया जाता है। लेकिन आज के टाइम पे गेहूं चावल भी कैश क्रॉप भी है, फूड क्रॉप भी है। लेकिन इंडिगो क्या है, क्या इंडिगो फूड क्रॉप बनेगा कभी? इंडिगो सिर्फ कमर्शियल क्रॉप क्या है, कैश क्रॉप है। इसे क्या बोलते हैं, एक और नाम कमर्शियल क्रॉप है। जैसे इंडिगो टी कॉफी, आप इनको भी नहीं कंज्यूम कर सकते, ये इनका एक प्रोसेस होता है, उसके बाद आप कंज्यूम करते हो, है ना। इंस्टेड ऑफ किसकी जगह उगाया गया सब कुछ, ये फूड क्रॉप की जगह। दिस हैज नॉट बीन हेल्पफुल इन इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ फार्मर, पर इसकी वजह से कोई फार्मर की कंडीशन इंप्रूव नहीं हुई बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मिडल मैन। समझ में आ गया। तो ये कितने रीजन हो गए हमारे, तो किस चीज का रीजन है ये, किस चीज का रीजन है, एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन का। कब की बात हो रही है, चलिए ठीक है। तीसरा है हमारा क्या, और समझ में आ गया होगा। देखो आप किसान हो, पहले वाले में क्या ले गया आपसे, वो टैक्स, दूसरे वाले में पैसे भी नहीं आ रहे, तो ऑब्वियसली पैसा आपके पास है ही नहीं, आपके पास रिसोर्सेज भी नहीं है। तो वही तो लिखा है, लैकिंग ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज की कमी की वजह से, पैसे की कमी की वजह से आप प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, आप इरिगेशन फैसिलिटीज के नहीं कर पाओगे, है ना। तो क्या लिखा है, बिकॉज द टीलर हैड टू पे ह्यूज अमाउंट ऑफ रेंट, लगान। टीलर कौन है, टीलर कौन है, किराएदार, और किराएदार कौन था, कल्टीवेटर ही था। टीलर कौन होता है, किराएदार। कौन होता है टीलर, तो किराएदार को एक बहुत बड़ी अमाउंट देनी पड़ती थी लगान के तौर पर। दे वर नॉट लेफ्ट विथ एनी सरप्लस, और उसके पास कुछ सरप्लस में बचता ही नहीं था। सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा कुछ बचता ही नहीं था, ताकि वो अपना मतलब टू बी एबल टू प्रोवाइड फॉर रिसोर्सेज नीडेड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में जो भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं उसके लिए उसके पास कोई भी सरप्लस में बचता ही नहीं था। जैसे कि फर्टिलाइजर हो गया या इरिगेशन फैसिलिटीज, पता है इरिगेशन क्या होता है, पानी की फैसिलिटीज, है ना। चलिए, दिस फर्दर लोअर द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, पहले से कम हो गई। तो हाँ, वाकई में रीजन है कि हाँ, उतने कम लोगों में भी खाना हो नहीं पाता था। यही तो रीजन है कि पैसा ही नहीं है उनके पास, रिसोर्सेज ही नहीं है उनके पास, जिससे वो आगे प्रोडक्शन कर सके। एक और लास्ट, लो लेवल ऑफ, अच्छा, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है। देखो मुझे बताओ, जमीन आज भी उतनी ही है ना, चलो आज कम मान लेते हैं, लेकिन आज प्रोडक्शन पहले से उसी जमीन पे हाँ है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि रिसोर्सेस, आपके पास रिसोर्सेस उतने ही है, पर उस रिसोर्सेस से प्रोडक्शन क्या हो रही है आपकी, कम, उसे कहते हैं लो प्रोडक्टिविटी। और उसी रिसोर्सेस ज्यादा प्रोडक्शन होना क्या होगा, वो हाई प्रोडक्टिविटी। तो वही बात है ना, हमें पता है कि इस रिसोर्सेज में ज्यादा उग सकता है, लेकिन तब भी कम उग रहा है, क्या बोलेंगे उसको हम, तो वही तो लिखा है लो लेवल ऑफ। अब क्यों उग रहा है, पता चल गया आपको, क्यों कम उग रहा है, क्योंकि
एक तो रिसोर्सेज नहीं है, दूसरा इतनी बड़ी अमाउंट में वहां देना पड़ता है पैसा, अब कुछ बचता भी नहीं है, मिडिल मैन की वजह से पैसा आता भी नहीं है। तो अब देखो, लेकिन वो सब तो हम लिख दिया हमने, यहाँ कुछ अलग लिखना पड़ेगा। और क्या है देखो, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या नहीं है हम पे। उस टाइम टेक्नोलॉजी कहाँ थी लोगों के पास, हल चलाते थे लोग, है ना, ठीक है। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, पानी की फैसिलिटी भी नहीं होती थी भाई। नदी किनारे जिसकी जमीन है वो तो पानी ले लेगा वहां से, पर दूर दूर जिसकी जमीन है और बारिश नहीं हुई तो कौन से उस टाइम मोटर हुआ करते थे, ट्यूबवेल कौन से थे वहां पे, जैसे आज गांव गांव में ट्यूबवेल्स होते हैं जहां नहा लेते हैं वो, है ना। दूसरा, नहर भी बन चुकी है। नहर पता है क्या होता है? नहर क्या होता है? मैन मेड होते हैं, मतलब बनाए जाते हैं, नदी की तरह होते हैं, बनाए जाते हैं। नदी आर्टिफिशियल होती है, पहले से बनी होती है। सॉरी, आर्टिफिशियल कह रहा हूं, नेचुरली होती है, सॉरी। और नहर आर्टिफिशियल होते हैं, ठीक है। तो यहां पर बात यह है कि ना इरिगेशन फैसिलिटीज थी। अब लोग किस पे डिपेंड है? मानसून पे। और मानसून नहीं हुआ तो लोगों की फसल खराब। तो उसी जमीन पे प्रोडक्शन इसलिए भी कम हो रही है क्योंकि लोगों के पास ना इरिगेशन फैसिलिटीज है, ना ही टेक्नोलॉजी है उनके पास, ठीक है। फर्टिलाइजर को कैसे यूज करना उनको ये भी नहीं आता। आज पता है, गांव में किसानों की क्लास भी होती है, क्लास होती है किसानों के लिए, ठीक है। उनको बताया जाता है कि आपकी जो मिट्टी है ना, इस मिट्टी में किस महीने प्रोडक्शन करने से, क्या लगाने से, क्या कितना पानी देने से आपकी प्रोडक्शन अच्छी होगी। ये सब चीज पहले नहीं थी। तो इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे? नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर, मतलब फर्टिलाइजर का अच्छे से यूज भी नहीं कर पाते थे, जिसका रिजल्ट क्या था? लो प्रोडक्टिविटी। हाई डिपेंडेंसी ऑन मानसून, मानसून पे लोग डिपेंडेंट थे, और मानसून नहीं हुआ, मतलब बारिश नहीं पड़ी तो भी प्रोडक्शन डाउन। और लास्ट क्या है? डिफिकल्टी टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न टेक्नोलॉजी विच कॉज्ड फॉर लो लेवल ऑफ। और एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना किसानों के आगे, देखो किसान जो है एक पढ़ा लिखा तो होता नहीं है, ठीक है, दूसरा गरीब भी है। अब जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनको ना टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम आती है। अब मैं कह रहा हूं कि आप मैकबुक रख दो, किसी जो पढ़ा लिखा नहीं है वो क्या चला पाएगा उसको, है ना। तो वही चीज है, तो टेक्नोलॉजी को उनके सामने रखना, इंट्रोड्यूस करना काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता था, जिसकी वजह से प्रोडक्शन काफी क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका कौन सा? एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। नेक्स्ट करेंगे हम